my dear students. Today we are going to start a new chapter from our book Footprints Without Feet, that is The Making of a Scientist. Chapter number 6. Very interesting chapter it is, and it is written by Robert W. Peterson. And the chapter itself is all about a scientist named रिचर्ड एब्राइट. किस साइंटिस्ट की यहाँ पे बात हुई है? रिचर्ड एब्राइट. एंड द टाइटल क्लियर्स एट दैट द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट कैसे वो बने, रिचर्ड एब्राइट की पूरी जर्नी यहाँ पे आपको बताई जाएगी इस चैप्टर के थ्रू. दैट उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो सक्सेस की सीढ़ी लेडर चढ़ते रहे और एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट बन गए. ओके बेटे, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल नो अबाउट रिचर्ड एब्राइट. Richard Ebright is a very famous scientist, and he has also received Searles Award and Saring-Plough Award for biochemistry and molecular biology. So very famous scientist he is, and he was very fascinated towards butterfly. This fascination opened the world of science to him. ये fascination ही, इसी fascination की वजह से ही एक नया वर्ड उनका खुल के आया, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए. जो उनका अट्रैक्शन था बटरफ्लाइज को लेके, उनका एक बहुत ही क्रेज़ रहता था उनको बटरफ्लाइज की स्टडी करने के लिए. तो इसी की हेल्प से ही वो एक फेमस साइंटिस्ट, इनकी स्टडी करके इनके ऊपर एक फेमस साइंटिस्ट, एक सक्सेस की सीढ़ी का रास्ता वो चल पड़े. ठीक है बेटा. सो नाउ लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. वी विल रीड इट लाइन बाय लाइन एंड आई विल एक्सप्लेन यू द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. Yes, at the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. So, at the age of 22, Richard Ebright हमारे जो कि क्या रह चुके हैं, स्कूल के टाइम पे स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके हैं. उनको स्काउट ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है स्कूलिंग, जब वो स्कूल में थे. तो उन्होंने अपनी 22 ईयर्स की एज में एक डिस्कवरी करी, एक न्यू थ्योरी क्या करी, लॉन्च करी, जो कि किसके ऊपर थी, कैसे सेल्स काम करते हैं, दैट हाउ सेल्स वर्क. एंड यू नो वेरी वेल दैट सेल्स क्या होते हैं बच्चे. आपने अपने बायो सब्जेक्ट में, साइंस में पढ़ा होगा कि सेल्स क्या होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, दैट इज़ अ सेल. तो उन्होंने ये थ्योरी क्या करी, उन्होंने ये थ्योरी फॉर्म करी, न्यू थ्योरी. क्या थी वो, कि कैसे हाउ सेल्स वर्क, at the age of 22 only. And he was our former Scout of the Year also. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. उन्होंने ये थ्योरी किस में लॉन्च करी, आर्टिकल के फॉर्म में उन्होंने इस थ्योरी को लॉन्च किया. और किस जर्नल में उन्होंने इस थ्योरी का लॉन्च किया, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में उन्होंने आर्टिकल के फॉर्म में इसको डाला, लॉन्च किया. ठीक है. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students, and that was very first time. पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल के अंदर किसी कॉलेज के बच्चे का कुछ लॉन्च हो रहा है, कॉलेज के बच्चे का कुछ पब्लिश हो रहा है, कि कॉलेज का इतनी यंग एज में किसी बच्चे ने कुछ पब्लिश किया है. तो दैट वाज वेरी फर्स्ट टाइम कि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतने ज़्यादा साइंटिफिक और इम्पॉर्टेंट जर्नल के अंदर एक कॉलेज स्टूडेंट का डिस्कवरी लॉन्च हुई है, थियरी लॉन्च हुई है. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. Now, what is the meaning of hitting a home run your first time at bat? It means that home run क्या होता है? होम रन होता है बच्चे, बेसबॉल एक गेम होती है, उसमें होम रन मारते हैं. जैसे कि अगर मैं इसको क्रिकेट के उसमें देखूं, जैसे क्रिकेट में सिक्सर मारा जाता है, सिमिलरली बेसबॉल में
होम रन स्कोर किया जाता है। तो जैसे कि अगर मैं इस चीज़ को, उनकी इस डिस्कवरी को अगर एक स्पोर्ट्स के उससे हम लोग कंपेयर करें, तो जैसे कि बिग लीग्स में मेकिंग बिग लीग्स बनाना 15 की एज में, जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होम रन स्कोर करना, सिमिलरली होम रन स्कोर करने के बाद उस बंदे को, उस स्पोर्ट्स पर्सन को कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है, सिमिलरली वही हैप्पीनेस किसको मिली थी, हमारे रिचर्ड एब्राइट को मिली थी, जब उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में इतनी इंपॉर्टेंट थियोरी क्या करी थी, लॉन्च करवाई थी, पब्लिश कराई थी एक इतने फेमस साइंटिफिक जर्नल के अंदर, दैट इज़ द जर्नल नेम्ड प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। सो दैट वाज अ ग्रेट डीड दैट टाइम, बहुत ही बड़ी बात थी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको स्पोर्ट्स के टर्म में अगर मैं बात करूं, 15 की एज में कोई अगर बंदा स्पोर्ट्स पर्सन क्या कर देता है, एक होम रन स्कोर कर देता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। सिमिलरली रिचर्ड एब्राइट के लिए भी ये बहुत ही बड़ी और खुशी वाली बात थी। For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievement in science and other fields. So that was the first achievement. उनकी ये first achievement की वो थी जब उन्होंने ये लॉन्च करी अपनी थ्योरी, पहली उनकी ये अचीवमेंट थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और उनकी ये अचीवमेंट किसके साथ स्टार्ट हुई, बटरफ्लाइज के साथ वर्क करके, बटरफ्लाइज के ऊपर काम करके उनकी ये अचीवमेंट्स उनको मिली। तो क्या था, अब हम उसको रीड करेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने किया, क्या क्या किया। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. अब भाई बच्चा, वो जो ब्राइट थे, वो कहाँ पे उनका ग्रोथ हुई थी, कहाँ पे उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी, पेंसिल्वेनिया में उनकी अपब्रिंगिंग हुई, ठीक है, नॉर्थ साइड ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में उनकी अपब्रिंगिंग हुई। और वहाँ पे वो सिर्फ ओनली चाइल्ड थे, वहाँ पे और कोई बच्चा नहीं था उनके एज का, तो वो किसी के साथ भी फुटबॉल या बेसबॉल तो खेल नहीं सकते थे। एक टीम मेंबर के साथ कैसे हो सकता है, एक अकेला बंदा कैसे खेल सकता है। तो वो क्या करते थे, कुछ और तो करते नहीं थे, सिर्फ वो एक चीज़ें कलेक्ट करते थे। उनको एक चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक़ था, ठीक है, कलेक्ट करते थे चीज़ों को। जैसे कि शौक़ होता है बच्चों को, किसी बच्चे को स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ होता है, किसी को कॉइन्स कलेक्शन का शौक़ होता है, किसी को एंटीक यूनिक चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ होता है। सिमिलरली हमारे रिचर्ड एब्राइट को किसका शौक़ था, अब हम आगे रीड करेंगे। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर, बिगनिंग इन द किंडरगार्टन, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. So अपने किंडरगार्टन में ही बिगिन कर दिया था उन्होंने ये करना, केजी क्लास में ही उन्होंने ये बिगिन कर दिया था। एब्राइट क्या कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे सेम डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है, और वो सारी एक्टिविटीज़ सेम डिटर्मिनेशन के साथ किया करते थे। क्या क्या कलेक्ट करते थे, वो रॉक्स कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स कलेक्ट करते थे। फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। कॉइन्स कलेक्ट करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, वो एक बहुत ही ईगर एस्ट्रोनॉमर बने थे और वो क्या करते थे, रात के टाइम स्टार्स को गेज करते थे, स्टार्स को देखते थे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। तो इतने ब्राइट बचपन से ही हमारे रिचर्ड एब्राइट रहे थे। क्लियर हो गई बच्चे बात, आगे देखते हैं क्या हो। यस, from the first he had a driving curiosity along with a bright mind. So here are the qualities given of Richard Ebright. बचपन से ही उनकी क्या थी, ड्राइविंग क्यूरोसिटी थी। ड्राइविंग क्यूरोसिटी क्या होता है बेटे, ड्राइविंग का मतलब होता है ऐसी क्यूरोसिटी थी जो वो चीज़ों को देख के उनके अंदर एक क्यूरोसिटी आती थी कि भाई यार ये क्या चीज़ है। वो मोटिवेशन था उनका, वो हर चीज़ की नॉलेज गैदर करते थे। ये क्यूरोसिटी उनको मोटिवेट करती थी कि वो अलग अलग टाइप की क्या कर सके, इंफॉर्मेशन नॉलेज को गैदर कर सके। ओके बच्चे, तो बचपन से ही उनका शार्प माइंड, ब्राइट माइंड तो था ही सही, साथ में उनके अंदर एक और क्वालिटी थी, दैट इज ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरोसिटी। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनकी मदर ऐसी थी कि जो उनको एनकरेज करती थी, उनको मोटिवेट करती थी लर्निंग में, उनको हेल्प करती थी, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी कि वो लर्निंग करे, नई नई चीज़ें सीखे। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments and helped him in many other ways. उनकी मदर उनको अलग अलग ट्रिप्स पे ले जाया करती थी ताकि बच्चा वहाँ पे जाके नई नई चीज़ें देखे, सीखे, नॉलेज गेन करे। उसके लिए टेलीस्कोप्स लेके आया करती थी, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल जिनके ऊपर रख के वो
ये चीज़ों को यूज़ करते थे, टेलीस्कोप्स को, माइक्रोस्कोप्स को, माउंटिंग मटेरियल्स और भी सारे इक्विपमेंट्स उनके लिए लेके आया करती थी, जो कि उनकी हेल्प करता था अलग अलग चीज़ों की नॉलेज ग्रैब करने में। ठीक है। I was his only companion until he started school, his mother said. अब उसकी मदर की ये स्टेटमेंट है, उसकी मदर कह रही है मैं उनकी अकेली कंपेनियन थी जब तक उन्होंने स्कूल स्टार्ट नहीं किया था। स्कूल स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मैं ही थी जो उनकी अकेली कंपेनियन हुआ करती थी। बट एट नाइट we just did after that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my only whole life after his father died when Richie was in the 3rd grade. अब जब वो स्कूल जाना शुरू हो गए तब रिची के लिए, मतलब रिचर्ड एब्राइट के लिए, उसकी माँ उनके घर उनके फ्रेंड्स लाने लगी कि भाई अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेले। और रात के टाइम हम लोग इकट्ठे टाइम स्पेंड करते थे, इकट्ठे पढ़ते थे, कुछ कुछ चीज़ें गेन करते थे। और वो क्या उसको डिनोट कर रही हैं, रिची नाम से डिनोट कर रही हैं, प्रोबेबली अ निक नेम से शायद उनकी मदर उनको डिनोट करती होंगी, बोलती होंगी। तो रिची जो था वो मेरी ज़िंदगी बन गया था उसके फादर की डेथ के बाद। मेरी पूरी ज़िंदगी ही कौन बन गया था, मेरा लड़का रिची बन गया था। और उसके फादर की डेथ कब हुई थी, जब रिची सिर्फ 3rd क्लास में था। 3rd क्लास में था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद से रिची मेरी पूरी ज़िंदगी बन चुका था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he hadn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things, his mother said. He liked it. He wanted to learn. अब क्या कहती हैं उनकी मदर, कहती हैं कि भाई हम दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड करते थे इवनिंग टाइम डाइनिंग रूम के अंदर, डाइनिंग रूम टेबल के ऊपर बैठ के हम लोग इकट्ठे टाइम स्पेंड किया करते थे। अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं उसको कोई काम दे दिया करती थी। फिजिकल वर्क नहीं, फिजिकल वर्क कहने का मतलब है कोई पोछा लगाना, कोई झाड़ू करना, बर्तन करना, ये वर्क नहीं, बल्कि कैसा वर्क, लर्निंग रिलेटेड वर्क, कुछ जिससे कि उसकी नॉलेज एनहांस हो। लर्निंग रिलेटेड वर्क मैं उसे दे दिया करती थी। ठीक है। और उसको ये करना बहुत ही अच्छा लगता था और वो हमेशा ही ये करता था, उसको वो चाहता था ये सब करना, क्योंकि बचपन से ही उसको वो क्यूरियस था, नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता था। उसको ये चीज़ें पढ़ना लिखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड लर्न इट, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन द स्कूल। On everyday things, he was just like every other kid, his mother said. अब वो लर्न करता था, चीज़ों को समझता था, सीखता था, और वो टॉप ग्रेड स्कोर करता था स्कूल में। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था, उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते थे, और बाकी सारी चीज़ों में वो बाकी सभी बच्चों की तरह ही था, मतलब नॉर्मल किड ही था। सिर्फ पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था। By the time he was in the 2nd grade, Bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. अब भाई जब वो 2nd ग्रेड में था, 2nd ग्रेड तक उसने 25 स्पीशीज़ बटरफ्लाई के कलेक्ट कर लिए थे, जो कि उसके होम टाउन के पेंसिल्वेनिया के अराउंड जो भी उसको मिले थे, उसने 25 स्पीशीज़ बटरफ्लाई के कलेक्ट कर लिए थे। एंड हियर इज़ द टेबल गिवन ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ द बटरफ्लाई ही कलेक्टेड, जो उन्होंने कलेक्ट करी थी। ठीक है। तो उन्होंने 25 स्पीशीज़ बटरफ्लाई की कलेक्ट कर ली थी। कौन सी क्लास तक, 2nd क्लास तक उन्होंने ये कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में रिकॉर्ड कर ली थी। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. अब उस टाइम पे जब उन्होंने ये 25 स्पीशीज़ कलेक्ट कर ली थी तो उनको लगा शायद अब ख़त्म हो गई हैं बटरफ्लाई की कलेक्शन, मेरी कलेक्शन यहीं पे ख़त्म होती है, मतलब अब आगे और कुछ नहीं मैं कर सकता, मतलब बटरफ्लाई की कलेक्शन ख़त्म हो गई। लेकिन उसी टाइम पे उसकी मदर ने उनको एक बुक ला के दी जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स और 10 मान लो आप। ठीक है। ये बुक का नाम है, ये बुक उसकी मदर ने उसको ला के दी। इस बुक में आपको बताया गया है, इस बुक में क्या बताया गया है कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं, चली जाती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ, मूव कर जाती हैं। और जब उन्होंने ये रीड किया तो उनको एक क्यूरोसिटी उनकी दोबारा से अंदर जाग उठी और वो चाहते थे इसके बारे में स्टडी करना। अब इससे उनका जो वर्ड टू ऑफ साइंस था वो ओपन हो गया, मतलब साइंस की तरफ उनका एक वर्ड दुनिया खुल गई कि अब वो इस चीज़ के बारे में जानना चाहते थे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे। कैसे मोनार्क एक स्पीशीज़ है बटरफ्लाई की, मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट कर जाती है सेंट्रल अमेरिका की तरफ।
वहाँ पे मूव कर जाती हैं। तो अब उनके माइंड में ये आया कि मैं इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा। जैसे उन्होंने ये रेड किया, एक टाइम उनको लग रहा था कि ख़त्म हो गई अब मेरी बटरफ्लाई से इंटरेक्शन, मैंने कलेक्ट कर ली हैं बटरफ्लाइज। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सोचा, उसकी मदर ने उनको एक बुक ला के दी जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उनके अंदर उन्होंने रीड किया कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट कर जाती है सेंट्रल अमेरिका की तरफ, और इसके बाद उन्होंने अपनी डिस्कवरी शुरू कर दी। ठीक है, एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। अब बुक के एंड पे रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि भाई वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हों और वो स्टडी करें बटरफ्लाई की माइग्रेशंस की, बटरफ्लाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव करती हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए युगार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। अब भाई क्या था, एक रिसर्च स्कॉलर थे जिनका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक ए युगार्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में प्रोफेसर थे, रिसर्च स्कॉलर थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप लोग क्या करना, आप लोग बटरफ्लाइज को टैग करना। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे रीडर्स को इनवाइट किया और क्या कहा कि आप लोग बटरफ्लाइज को टैग करो। बटरफ्लाइज को टैग करो मतलब ऐसे टैग लगा दो बटरफ्लाइज के ऊपर, ताकि पता लगा सके कि बटरफ्लाइज कहाँ से लेकर कहाँ तक माइग्रेट करती हैं। इसके ऊपर टैग लगा दिया गया, ये छोटा सा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे लगा दिया कि यहाँ से इनको उड़ाया गया है और पता चल जाए कि वो कहाँ तक उड़ी हैं, कहाँ तक माइग्रेट करके गई हैं। Ebright's mother rocked to Dr. Yugat, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. अब उसकी माँ ने, इब्राइट की मदर ने डॉक्टर युगार्ट को लिखा और जल्दी ही जो इब्राइट था वो भी क्या करने लग गया, मोनार्क बटरफ्लाइज के विंग्स के ऊपर टैग लगाना शुरू कर दिया उसने। एनीवन हु फाउंड द टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू द डॉक्टर युगार्ट। और जिस किसी को भी वो टैग बटरफ्लाई मिलती थी उसको कहा गया था कि वो ये टैग बटरफ्लाई किसको भेज दे, डॉक्टर युगार्ट को वो टैग सेंड कर दे। ठीक है, जिसको भी वो टैग बटरफ्लाई मिले, उसके ऊपर ये लिखा गया जिसको भी ये टैग बटरफ्लाई मिले वो किसको सेंड कर दे, डॉक्टर युगार्ट को वो बटरफ्लाई सेंड कर दी जाए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks in the late summer। अब भाई एक बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एक सीज़न हुआ करता था जब बहुत ही अबंडेंट मात्रा में, लार्ज अमाउंट में बटरफ्लाइज आया करती थी, दिखती थी। वो कब हुआ था 6 weeks का पीरियड होता था। लेट समर्स के दौरान ये बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, अबंडेंट नंबर में देखी जाती थी। ठीक है, ये नीचे आपको दे रखा है ये ग्राफ, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे रिचर्ड इब्राइट ने ये 6 वीक्स के पीरियड में कौन कौन सी बटरफ्लाई कलेक्ट करी थी, कितनी बटरफ्लाइज कलेक्ट करी थी। ये स्पीशीज़ है बटरफ्लाई की, तो 6 वीक्स में उन्होंने कितनी बटरफ्लाइज कलेक्ट करी थी, यहाँ पे ये चार्ट में आपको दे रखा है। ठीक है बेटे, यस, आगे देखते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच दैम वेरी। अब भाई अगर आप उनको एक एक करके चेज करोगे, एक एक को पकड़ोगे तो आप ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। ही कुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज दैम इन दिस बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड टू एडल्ट बटरफ्लाई। अब भाई हमारे इब्राइट ने क्या किया, अगले स्टेप पे आए इब्राइट ने कहा कि एक एक पकड़ेंगे तो ज़्यादा ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही अच्छा नहीं हो, इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया, इब्राइट ने कुछ बटरफ्लाइज अपने बेसमेंट के अंदर जाके उनको रेज मतलब उनकी अपब्रिंगिंग की, उनको ग्रो किया वहाँ पे। ठीक है, अब उन्होंने फीमेल मोनार्क पकड़ ली। अब फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई पकड़ ली, वो क्या करती थी, वो एग देती थी। अब वो एग देती थी और वो फिर उसका पूरा प्रोसेस क्या होता था, एग से क्या होता है, एग से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर से फिर प्यूपा से हमारी एडल्ट बटरफ्लाई निकल के आती है। तो उन्होंने क्या किया, इब्राइट ने अपने बेसमेंट में ये पूरा प्रोसेस एनालाइज किया, पूरा प्रोसेस देखा, अपने बेसमेंट के अंदर ही ये सब किया। ठीक है, वो क्या करते थे, फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को अपने बेसमेंट में ले जाते थे। वो क्या करती थी, वो एग देती थी, फिर उनमें से क्या निकलता था, कैटरपिलर निकलता था, फिर कैटरपिलर से प्यूपा एंड देन प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई। तो उन्होंने क्या किया, ये पूरा बटरफ्लाई के फ्लॉक्स को अपने बेसमेंट के अंदर ही रेज किया। उसके बाद वो क्या करते थे, देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, और फिर उनके विंग्स को टैग कर देते थे और उनको उड़ा देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी सालों तक, हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब काफ़ी सालों तक उनका जो बेसमेंट था वो क्या बन गया था,
घर बन गया था, होम बन गया था बहुत सारी मोनार्क बटरफ्लाइज का, और जो कि अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होती थी, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट की स्टेजेस में होती थी। कोई प्यूपा की स्टेज में होती थी, कोई एडल्ट बटरफ्लाई की स्टेज में होती थी, कोई कैटरपिलर की स्टेज में होती थी, तो कोई एग होता था। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में वो बटरफ्लाइज नीचे उसके बेसमेंट में अवेलेबल होती थी। काफ़ी सालों तक ये बेसमेंट उसका बटरफ्लाइज का घर बना रहा। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious and there is not much feedback. अब धीरे धीरे उनका इसमें इंटरेस्ट जो था बटरफ्लाइज को टैग करने में, जो उनका इंटरेस्ट था वो क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा। उसको ये काम बहुत ज़्यादा टीडियस लगने लगा, टायरसम लगने लगा, ये बेकार है ये, क्योंकि उसको उनसे कुछ अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा था, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I live. अब वो क्या कहते हैं रिचर्ड एब्राइट कहते हैं हंसते हुए कि क्या हुआ, जब मैं ये टैगिंग करता था और मैंने टैग करके बटरफ्लाइज को उड़ाई, तो जो बटरफ्लाई पाई गई, पकड़ी गई, वो कहाँ पकड़ी गई, उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं पकड़ी गई। कहाँ पे पकड़ी गई, सिर्फ 75 माइल्स दूर ही उन बटरफ्लाइज को रिकैप्चर किया गया, पकड़ा गया। यानी वो उड़ के ज़्यादा दूर नहीं गई थी, सिर्फ कहाँ पे गई थी, सिर्फ 2 बटरफ्लाइज पकड़ी गई थी जिनको उन्होंने टैग किया था, और वो भी कितनी दूर, उनके घर से सिर्फ 75 माइल्स दूर पकड़ी गई थी। तो उनको इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट, कुछ अच्छा फीडबैक नहीं मिला। ठीक है, तो उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज। जब वो 7th क्लास में थे तब उनको एक हिंट मिला कि असली साइंस, रियल साइंस होती क्या है। कब पता चला उनको, जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया। रीजनल साइंस फेयर हुआ था, एग्जीबिशन हुई थी, फेयर था, और वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे वो हार गए। उनको कोई प्राइज़ नहीं जीता मिला, वो हार गए, और तब उनको रियलाइज़ हुआ कि असली साइंस क्या होती है। तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि रियल साइंस होती क्या है। तो आप देख रहे हैं कि सक्सेस पाने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए आप लोगों को फेलियर फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फेलियर जब तक नहीं पता चला उनको, तब तक उन्होंने ये एहसास नहीं किया, उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि रियल साइंस डिफरेंट होती है। ठीक है, It was really a sad feeling to sit there and not to get anything while everybody else had won something. और वो कहते हैं कि भाई बहुत ही सैड मोमेंट था, वो बहुत ही सैड फीलिंग थी। वहाँ बैठे हुए हो आप और वहाँ पे सभी के सभी को कुछ ना कुछ अवार्ड मिला है और आप कुछ भी नहीं जीते, आपको कोई अवार्ड भी नहीं मिला। एब्राइट ने ये कहा। His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. और वो उन्होंने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था। किस चीज़ के साथ पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने क्या डिस्प्ले किया था, उन्होंने क्या दिखाया था, उन्होंने अपनी क्या डिस्कवरी दिखाई थी, उन्होंने ये दिखाया था, फ्रॉग के टिश्यूज़ दिखाए थे कि कैसे फ्रॉग के टिश्यूज़ जो होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर आप उनको देख सकते हो। फ्रॉग के जो टिश्यूज़ हैं ये इस तरह से आप उनको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको कैसे देख सकते हो, वो कैसे दिखते हैं। उन्होंने सिर्फ मियर यही डिस्प्ले किया था, फ्रॉग्स के टिश्यूज़ को डिस्प्ले किया था, और वो क्या हो गए थे, हार गए थे। He realized that winners had tried something real, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उन्होंने ये रियलाइज़ किया, जो कि जीते हैं लोग, उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सिर्फ डिस्प्ले नहीं किया। इन्होंने तो क्या कर दिया था, हमारे रिचर्ड एब्राइट ने सिर्फ डिस्प्ले कर दिए थे। क्या डिस्प्ले कर दिए थे, फ्रॉग के टिश्यूज़ माइक्रोस्कोप के अंदर। लेकिन जो लोग जीते हैं, जिन्होंने जीत हासिल करी है, उन्होंने सिर्फ डिस्प्ले नहीं किया है, उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ अलग किया है। ठीक है, ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग। वही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो कि उनको अंदर की एक कॉम्पिटिटिव भावना वो जो थी वो जाग उठी थी, ऑलरेडी अपीयर हो चुकी थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था अगले साल के फेयर के लिए मुझे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा, कुछ रियल करना होगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क। और वो कहते हैं मेरा जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर मेरी कमांड है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, इंसेक्ट वर्क। मेरे को इंसेक्ट्स के साथ, इंसेक्ट के ऊपर काम करना, मेरी उसके ऊपर मास्टरी है, मैं इसी के ऊपर कुछ करूँगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बटरफ्लाइज के साथ डील तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं इंसेक्ट्स के ऊपर ही काम करूँगा। आई हैड बिन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, क्योंकि काफ़ी पास्ट सेवरल ईयर से वो इसी के ऊपर काम कर रहे थे। सो ही रोट टू डॉक्टर युगार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर युगार्ट को एक लेटर लिखा, उनके आइडियाज़ मांगे, और इन रिटर्न डॉक्टर युगार्ट ने उनको बहुत सारे सजेशंस दिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया। ठीक है, स्टैक ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, पाइल ऑफ। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे सजेशंस उनको रिटर्न में डॉक्टर युगार्ट ने भेजे।
Those kept Bright busy all through high school and led to prize project in county and international science fairs. अब वही इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे, उन सभी के ऊपर हमारे ब्राइट ने काम किया और वो बिजी रहे उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, और एज अ रिजल्ट उन्होंने प्राइज़ भी जीते काउंटी रीजनल फेयर्स में भी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी इनके ऊपर काम करके। ठीक है, जो कि किसने भेजे थे सजेशंस और एक्सपेरिमेंट्स? डॉक्टर युगार्ट ने भेजे थे। फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट Bright tried to find out the cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. जब वो 8th क्लास में थे, 8th क्लास में उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया। उन्होंने उसमें क्या फाइंड आउट किया? उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि एक ऐसी वायरल डिसीज़ है जिसकी वजह से सारी मोनार्क कैटरपिलर्स कुछ सालों के बाद मर जाते हैं। ऐसी कौन सी एक वायरल डिसीज़ है जिसकी वजह से सारे मोनार्क कैटरपिलर्स एक कुछ ईयर्स के बाद क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ब्राइट ने क्या सोचा कि वो उसी सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे जो कि उनको सबसे अच्छे तरीके से आता है, और वो उनको सबसे अच्छा सब्जेक्ट उनका किसका क्या था? इंसेक्ट्स की स्टडी। और काफ़ी पास्ट सेवरल ईयर से वो उसके ऊपर काम भी कर रहे थे, बटरफ्लाइज के ऊपर, तो वो उन्होंने सोचा कि वो इसी के ऊपर ही करेंगे। इसलिए उन्होंने लेटर लिखा डॉक्टर युगार्ट को, उनके सजेशंस मांगे, उनके आइडियाज़ मांगे, और इन रिटर्न उनको बहुत सारे पाइल ऑफ सजेशंस और एक्सपेरिमेंट्स मिले, और जिसकी वजह से हमारे ब्राइट अपने पूरे हाई स्कूल में बिजी रहे, इनके ऊपर काम करते रहे, एंड इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से उन्होंने प्राइज़ भी जीते काउंटी एज वेल एज इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी। ठीक है बेटे, आगे इसके रीड करते हैं। फॉर हिज 8th grade ब्राइट ट्राई टू फाइंड द कोज ऑफ वायरल डिसीज़ दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। अब जब वो 8th grade में थे, अपनी 8th क्लास में थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट कैरी ऑन किया, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द कोज के बारे में था वो, कि क्या वजह होती है, ऐसी कौन सी वायरल डिसीज़ होती है जिसकी वजह से ये जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं वो हर साल मर जाते हैं। जिसकी वजह से ये जो मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसी कौन सी डिसीज़ होती है जिसकी वजह से ये मर जाते हैं मोनार्क कैटरपिलर्स। ब्राइट थॉट द डिसीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। ब्राइट ने सोचा कि शायद ये डिसीज़ एक बीटल जो है वो उनके अंदर इन्फेक्ट करता है। मोनार्क कैटरपिलर्स के अंदर बीटल भी एक इंसेक्ट होता है, शायद इन बीटल्स की वजह से वो मोनार्क कैटरपिलर्स क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया? ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उन्होंने क्या किया? बीटल्स को और मोनार्क कैटरपिलर्स को एक ही उसमें रखा, एक ही उस के अंदर रखा, एक ही एनवायरनमेंट के अंदर रखा, और रेस करने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या पाया? इसका रिजल्ट क्या मिला? आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट। इससे उनको कोई रियल रिजल्ट तो नहीं मिला, यानी कि मोनार्क कैटरपिलर्स इन बीटल्स की वजह से नहीं मर रहे थे। उन्होंने ये रिजल्ट निकाला, हालांकि कोई सक्सेसफुल तो नहीं हुए, मोनार्क कैटरपिलर्स मरे तो नहीं, बट उनको ये पता चल गया कि ये बीटल्स की वजह से तो नहीं मरते हैं। बट आई वेंट अहेड एंड श्योर दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट एंड दिस टाइम आई वन। और उन्होंने क्या किया? अपने इस एक्सपेरिमेंट को आगे शो किया, और इस टाइम उनको जीत भी हासिल हुई। वो जीते भी सही जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट शो किया कि बीटल्स की वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स नहीं मरते हैं, ये डिसीज़ नहीं फैलाते हैं। हालांकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ये नहीं पता चला कि वो मरते क्यों हैं, बट ये तो पता चल गया ना कि बीटल्स की वजह से एटलीस्ट वो नहीं मरते हैं। ठीक है, तो इस टाइम उनको प्राइज़ भी इसके ऊपर मिला, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियरी दैट वाइसरॉयज बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। अब अगले साल साइंस फेयर प्रोजेक्ट उनका किसके ऊपर था? वो ये टेस्ट कर रहे थे, वो ये थ्योरी थी कि जो वाइसरॉयज बटरफ्लाई हैं वो किसको कॉपी करती हैं? मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं। ये देखिए बेटे, ये जो ऊपर वाली बटरफ्लाइज हैं ये हैं मोनार्क बटरफ्लाई हैं, और ये है हमारी वाइसरॉय। तो उन्होंने अब इसके ऊपर स्टडी करी कि ये जो हमारी वाइसरॉयज बटरफ्लाई हैं ये मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं। क्यों कॉपी करती हैं भाई? द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक्स लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। थ्योरी क्या थी कि जो वाइसरॉयज हैं वो किसको कॉपी कर रही हैं? वो मोनार्क्स की तरह ही दिखना चाहती हैं। बिल्कुल, क्यों दिखना चाहती हैं? क्योंकि जो मोनार्क्स हैं वो बर्ड्स, जो मोनार्क्स हैं वो अच्छा टेस्ट नहीं आता बर्ड्स को, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं खाते हैं। वो किसको खाते हैं? वाइसरॉय बटरफ्लाई को खाते हैं। क्लियर हो गई बच्चे बात? जो मोनार्क बटरफ्लाई हैं ये, इनको कौन नहीं खाता? बर्ड्स इनको नहीं खाते, क्योंकि इसका टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता। उनको किसका टेस्ट अच्छा लगता है? वाइसरॉय बटरफ्लाइज का टेस्ट अच्छा लगता है।
ठीक है। वाइसरॉय बटरफ्लाई का उनको टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए जो वाइसरॉयज बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क को कॉपी करने की कोशिश करती हैं ताकि बर्ड्स इनको ना खाएं, उनको क्या लगे कि ये मोनार्क बटरफ्लाई हैं और इनको अपना प्रे ना बनाए, ठीक है ना। तो दैट्स वाई वो किसको कॉपी करती थी, मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती थी, बिकॉज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और वाइसरॉय का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता था बर्ड्स को। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। तो जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखेंगी उतना ही कम क्या होगा, उनकी डेथ आएगी, उतना ही कम वो बर्ड्स का डिनर बन पाएंगे। दैट्स वाई वो किसको कॉपी करती थी, वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती थी, वाइसरॉय बटरफ्लाइज। तो क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपनी 8th ग्रेड में क्या शुरू किया था, वायरल डिसीज़ के बारे में उन्होंने पता लगाया कि कैटरपिलर्स जो है, मोनार्क कैटरपिलर्स क्यों मर जाते हैं हर साल। तो उनको पता चला कि भाई ये बीटल की वजह से तो नहीं मरते हैं। फिर उनके बाद उससे नेक्स्ट ईयर उन्होंने साइंस फेयर प्रोजेक्ट में क्या टेस्ट किया, ये थ्योरी टेस्ट करी कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो किसको कॉपी करती है, मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है। क्यों? क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज बर्ड्स को टेस्ट में अच्छी नहीं लगती हैं, वाइसरॉय बटरफ्लाई अच्छी लगती है। तो दैट्स वाई जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखेंगी उतना ज़्यादा वो कम प्रे बन पाएंगी, किनका, बर्ड्स का। ठीक है बेटा। तो इतना चैप्टर आप लोग पहले रीड कीजिए और समझिए चैप्टर को अच्छे तरह से। बच्चे समझ में आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।